गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। एक्सेल लर्निंग कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक्सेल लर्निंग कम्युनिटी में हम लोग जो इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं वो है बिल्डिंग एक्सेल फार्मूलाज। इसका पहला वीडियो मैं रिलीज़ कर चुका हूं और मैंने आपको उसमें फार्मूलाज के बारे में बताया था कि एक्सेल के फार्मूलाज क्या होते हैं, कैसे होते हैं और फार्मूलाज और फंक्शन में क्या डिफरेंस है और कैसे डिफरेंट टाइप के जो फार्मूलाज हैं वो हम लोग बिल्ड कर सकते हैं। ये हम लोगों ने इन डेप्थ उसमें डिस्कस किया था। इसी सीरीज़ के कंटिन्यूएशन में मैं अपना दूसरा वीडियो लेके आया हूँ जिसमें कि वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इन फार्मूलाज एंड फंक्शंस दैट व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में प्राइमरीली हम लोग जो डिस्कस करेंगे, हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इन पर्टिकुलर फार्मूलाज को हम लोग अगर यूज़ करते हैं तो क्या किसी पर्टिकुलर फॉर्म में, पैटर्न में या कोई प्रोटोकॉल इनका है, या सिंपली हम लोगों ने अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स अपने लगाए और उसके बाद अपना काम शुरू कर दिया। यही चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करनी है और इसी के लिए ही मैं इसमें जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो है अंडरस्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या होता है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और फिर बाकी चीज़ें हम लोग इसकी डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर फॉर्मूलेज अगर सिंपल हों, जिसमें दो वैल्यूज़ हों, एक सिंगल ऑपरेटर हो, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। द थिंग्स कैन बी कंप्यूटेड वेरी इजीली। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। रियल लाइफ जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और उसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज हैं और काफ़ी वैल्यूज़, मल्टीपल वैल्यूज़ जिनको हम लोग कहते हैं, विद मल्टीपल ऑपरेटर्स। इन सब चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सोचा कि अगर इन सारी चीज़ों को स्ट्रक्चर कर दिया जाए, एक पर्टिकुलर एंड के ऊपर इनको रख दिया जाए और फिर वहाँ से उनको गवर्न करना शुरू किया जाए तो प्रोबेबली हमें जो है चीज़ों को कंट्रोल करने में काफ़ी आसानी होगी। क्योंकि फार्मूलाज जो है वो हमारे हिसाब से रिजल्ट देते हैं, हम लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यूज़ करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि फार्मूलाज जो हैं हमारे अपने हैं, हमारे अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट हमें चाहिए, तो इसीलिए उनका ऑर्डर, उनका प्रेसिडेंस, उनकी कैलकुलेशंस भी हमारे हिसाब से ही होनी चाहिए। तो जो कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज हैं, इन प्रैक्टिस मोस्ट फार्मूलाज दे यूज़ नंबर ऑफ वैल्यूज़ एंड नंबर ऑफ ऑपरेटर्स, एंड इन दीज एंड मोर अदर कॉम्प्लेक्स expressions the order in which the calculations are performed. प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर कि अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि द ऑर्डर इन विच द कैलकुलेशंस आर परफॉर्म्ड, इट बिकम्स क्रूशियल. सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इन मोर डिटेल ऑल्सो फॉर आवर ओन कंसेप्चुअल क्लैरिटी. मान लीजिए मेरे पास ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है विच इज़ अगर आप एक्सेल में जब फार्मूला बिल्ड करेंगे, मान लीजिए आपने ये एक ऐसा फार्मूला बिल्ड किया इक्वल टू 3 + 5 कैरेट 2. अब इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर क्या आ सकता है? तो इसके कई आंसर्स हो सकते हैं, जिसमें कि एक आंसर पहले मैं आपको कहता हूँ. सपोज इफ़ वी कैलकुलेट द फार्मूला फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो मेरा आंसर आएगा 64. दैट इज़ 3 + 5. 3 + 5 हुआ 8. 8 कैरेट 2 मीन्स 8 का स्क्वायर मीन्स 64. इसके अलावा एक और चीज़ भी हम लोग कर सकते हैं. एक्सेल आपको ये आंसर भी दे सकता है. नाउ सपोज इफ़ वी परफॉर्म द एक्सपोनेंशियल, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि 5 कैरेट 2 पहले मैं यूज़ कर रहा हूँ. 5 कैरेट 2 मीन्स 5 × 5 25. 25 + 3 इसमें ऐड करूँगा तो आंसर मेरा आएगा 28. सो आंसर बिकम्स 28. अब ये दो आंसर्स हो सकते हैं. अब आपके लिए कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर चाहिए आपको, या आपने अगर एक्सेल को कोई कमांड नहीं दिया, कुछ आपने नहीं बताया, तो एक्सेल अपने हिसाब से वो आंसर आपको दे देगा. एरर कहीं नहीं शो करेगा. प्लीज़ आप ये ध्यान में रखिएगा. और वो जो आंसर देगा, अगर आपको प्रेसिडेंस नहीं मालूम है, अगर ये फार्मूलाज का ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस नहीं मालूम है, तो उस एक्सेल आपको जो भी आंसर देगा, आप उस आंसर को आप एक्सेप्ट कर लेंगे, विच इज़ मे बी अ रॉन्ग आंसर. तो ये चीज़ ये देखिए, एक्सेल में मैंने यहाँ पर मैंने टेक्स्ट का फार्मूला बिल्ड किया है. यहाँ पर एक जगह 64 है, दूसरी जगह आंसर आ रहा है 28. दोनों ही अपनी जगह ठीक है. अब ये आपको तय करना है कि आपने एक्चुअल में एक्सप्रेशन कौन सा आपके लिए वैलिड है या कौन सा एक्सप्रेशन आपके लिए सही है. So suppose now if we build up this formula 5 + 5 caret 2, now what should be the answer? Any guess? देखिए, मैं यहाँ पर एंटर हिट करने के बाद मेरे को आंसर आया 30. अब ये आंसर 30 क्यों आया, सोचिए ज़रा. लेटस आप भी सोचिए, मैं भी सोचता हूँ, और फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि आंसर 30 आया तो क्यों आया. हालांकि एक यहाँ पर आपको प्रोबेबल रीज़न आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, शायद ये ऐसा काम हुआ होगा. लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, हमारे रियल लाइफ में आंसर्स जो हैं शायद पे नहीं चलते. इंडस्ट्री के लोग जो हैं वो रियल आंसर्स, ऑथेंटिक आंसर्स, वैलिडेटेड आंसर्स मांगते हैं. नाउ दिस can be the right answer, this cannot be the right answer, but it is a wild guess that is this the right answer.
Now suppose if I said you begin your formula from left to right, that is first add the number and then do the exponentiation. तो फिर क्या होगा, 5 plus 5 10, 10 का exponentiation 10 into 10 100. Now the answer is 100. वाई, वी विल डिस्कस दिस इन अ फ्यू मोमेंट्स। इन्हीं सब चीज़ों की डिस्क्रिपेंसी के लिए मैं ये टॉपिक मैंने उठाया है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। नाउ लेट अस लुक एट सम अदर एग्जांपल्स आल्सो। असली इस पर्टिकुलर वीडियो की कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, जब मेरे पास एक मेरे फ्रेंड हैं जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में मैनेजर हैं, वो स्टॉक एंड सेल स्टेटमेंट लेके बैठे हुए थे और उसका उन्होंने कैलकुलेशन किया। अब वो कंप्यूटर पर अपना कैलकुलेट कर रहे हैं और उन्होंने ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, यूनिट प्राइस और उसके बाद उन्होंने अपने टोटल सेल्स कितनी हुई है जनरेट, उन्होंने ये सब करने की कोशिश करी। तो उन्होंने एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बिल्ड किया। सो लेट अस कैलकुलेट द टोटल सेल्स वैल्यू इन दिस पर्टिकुलर कॉलम डी। इस डी कॉलम में हम लोग आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पर्टिकुलर डी सेल में मैंने एक अपना फार्मूला जनरेट किया। मैंने अपना फार्मूला जनरेट किया कैसे, A3, दिस इज A3 माइनस B3 इंटू C3 मीन्स ओपनिंग बैलेंस माइनस क्लोजिंग बैलेंस मल्टीप्लाइड विद यूनिट प्राइस। बिल्कुल सही है। तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, आंसर मेरा आया -400। सेल्स नेगेटिव कैसे हो सकती है, जब तक कि आपका स्टॉक रिटर्न ना हो। लेकिन अगर आपका ओपनिंग बैलेंस 100 है, क्लोजिंग बैलेंस 50 है, इट मीन्स आपके 50 यूनिट की सेल तो हुई है। तो 50 यूनिट की अगर सेल हुई है तो फिर यह नेगेटिव आंसर क्यों, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। ये जो चीज़ है, जब ये नेगेटिव आंसर आने लगा तो मेरे फ्रेंड ने पूछा भाई अब क्या करें। अब हमने कहा कि चलो इसको ड्रैग भी करके देखें, तो भी आंसर नेगेटिव। अब जब फॉर्मूला ही आपका गलत है तो वो तो गलत आंसर आपको देगा ही देगा ना। सो सेल्स नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि आपका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस ये दोनों ही चीज़ें हैं, आपकी यूनिट्स बिकी हैं, तो आपका आंसर भी पॉजिटिव आना चाहिए। तो इसी वजह से हम लोगों ने कहा कि चलो इसको और थोड़ा डिटेल में लेके जाते हैं, अंडरस्टैंड करें कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। अभी एक मैंने एग्जांपल आपके सामने रखा था, अभी एक एग्जांपल मैं और आपके सामने रखता हूँ। अब देखिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 10 + 2 × 2 व्हाट शुड बी द आंसर। बहुत सिंपल होना चाहिए वैसे तो। फार्मूला बिल्ड कीजिए B7 में हम क्या फार्मूला बिल्ड करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने जैसे इसको फार्मूला बिल्ड करके किया तो आंसर इसने मेरे को दो अलग अलग तरीके से दिया। फर्स्ट में इसने आंसर दिया 14, दूसरे में आंसर दिया इसने मेरे को 24। क्या ये दोनों आंसर सही हैं या दोनों आंसर गलत हैं, या एक आंसर सही है एक आंसर गलत है, क्या प्रॉब्लम क्या है, कैसे ये सब चीज़ें हो रही हैं। सो टू अंडरस्टैंड दिस डिस्क्रिपेंसी लेट अस हाउ सी एंड एनालाइज ऑल्सो दैट हाउ द फॉर्मूलाज वर्क्स इन एक्शन। ये जब एक्शन में आते हैं तो ये कैसे काम करते हैं। तो इसको हम लोग चेक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको हम लोग चेक कर सकते हैं, इवेल्युएट फार्मूला डायलॉग बॉक्स है। ये कहाँ पर होता है, ये आपके एक्सेल की रिबन बार में होता है। यहाँ आप एक्सेल के रिबन बार में फार्मूलाज में जाइए और यहाँ पर जाके आप क्लिक कीजिए इवेल्युएट फार्मूला। इवेल्यूएट फार्मूला डायलॉग बॉक्स जो है आपको ये सब कहेगा, शो द इवेल्यूएट फार्मूला डायलॉग बॉक्स टू डिबग अ फार्मूला बाय इवेल्यूटिंग ईच पार्ट ऑफ द फार्मूला इंडिविजुअली। ये जितने स्टेप्स करेगा ये एक एक स्टेप आपके सामने ला के रखेगा और बताएगा इसने क्या और कैसे किया है। लेट अस सी दिस नाउ। मैंने मान लीजिए मेरा B7 सेल है। अब मेरे को इसका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ट्रेस करना है कि इसने पहला स्टेप कौन सा उठाया, दूसरा कौन सा लिया, तीसरा कौन सा लिया। फ्रेंड्स, जैसे ही आप इवेल्यूएट फार्मूला डायलॉग बॉक्स पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से ऐसे काम करना शुरू करेगा और उसके बाद ये हल्की ब्लू लाइन सी होगी। ये यहाँ पर आप इसके आगे आप स्टेप आप क्लिक करते जाइए, आपको अगले स्टेप्स ये बताता चला जाएगा। यहाँ ये लिख रहा है टू शो द रिजल्ट ऑफ द अंडरलाइंड एक्सप्रेशन क्लिक इवेल्यूएट द मोस्ट रीसेंट रिजल्ट अपीयर्स इटैलिसाइज्ड। अब ये जो यहाँ पर ये आपको शो कर रहा है 10 + 2 + 2, अभी इसमें देखिए इटैलिक साइन कोई नहीं यूज़ किया इसने। ये अंडरलाइन एक्सप्रेशन है। अंडरलाइन एक्सप्रेशन मीन्स ये पहला काम इसके ऊपर किया है इसने, ये पहला स्टेप है इसका। आपने जो फॉर्मूला बिल्ड किया है उसका पहला स्टेप है 2 × 2, इसने और कुछ नहीं किया अभी। ये बाकी इसके आगे पीछे क्या है ये कुछ नहीं कंसिडर कर रहा, सिर्फ 2 × 2 कर रहा है। उसके बाद आपने कहा क्लिक, आपने इवेल्यूएट के ऊपर क्लिक किया, अगला स्टेप आया, अगला स्टेप यहाँ पर आया अब 10। अब इसने 2 + 2 किया था 4, अब ये कह रहा है कि मैं इसमें 10 ऐड करूँगा। अब इसने यहाँ पर 10 ऐड कर दिया और फाइनली आपको आंसर आपको दिया 14। दिस इज़ नोन एज ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की एक्सेल ने पहले मल्टीप्लिकेशन किया, मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन किया और फिर उसके बाद फाइनल रिजल्ट आपको दिया। तो ये इसका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है जो कि हमें ध्यान में रखना है। इसी तरीके से मैं मान लीजिए B8 सेल के ऊपर जाऊँ और इसका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ट्रेस करूँ तो क्या होगा। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने पेरेंथेसिस लगाई हुई है
10+2। अब जब पेरेंथेसिस है तो सबसे पहले पेरेंथेसिस को सॉल्व करेगा, ब्रैकेट को सॉल्व करेगा, ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद उसको ओपन कर देगा। यहाँ पर इसने किया 10+2, 10+2 के बाद मैंने इवैल्यूएट के ऊपर दोबारा क्लिक किया तो मेरे पास क्या एक्सप्रेशन आया 12। अब देखिए ये इटैलिसाइज्ड हो गया है ना, तो ये कह रहा है कि अब इसने इसके ऊपर काम किया है। तो अब इसके ऊपर यहाँ से क्या करेगा, इवैल्यूएट के ऊपर आप फर्दर क्लिक कीजिए। अब देखिए इसने ब्रैकेट्स यहाँ पर हटा दिए और इटैलिसाइज्ड को मल्टीप्लिकेशन के आगे कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा, 12 इंटू 2, 12 इंटू 2 हमारा क्या है 24। दिस इज़ द फाइनल रिस्पॉन्स। अब देखिए यहाँ पर रीस्टार्ट आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पर आपका फार्मूला ने जो काम करना था कर दिया, आपको रिजल्ट दे दिया। आप चाहें तो रीस्टार्ट करके आप फार्मूला दोबारा आप रीड भी कर सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ वी नॉर्मली ट्राई टू रीड दैट हाउ एक्चुअली द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन अ पर्टिकुलर फार्मूला वर्क्स। लेकिन ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ये है क्या? ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस फ्रेंड्स ये है कि जो हम, वैसे तो इसकी लिस्ट है काफ़ी बड़ी जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन इनवेरिएबली जो हम लोग ज़्यादातर लोग जो काम करते हैं वो पेरेंथेसिस, एक्सपोनेंट्स, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन लेफ़्ट टू राइट एंड देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन लेफ़्ट टू राइट, इन चीज़ों की हम लोग ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इनका ये जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है ये हमें ध्यान में होना चाहिए कि अगर हम इनको बगैर कंट्रोल किए, अगर हमने एक्सेल के ऊपर छोड़ दिया है कि एक्सेल आप ही हमें जो है सारी चीज़ें कैलकुलेट करके दीजिए, तो एक्सेल जो है इस ऑर्डर में पहले वो ब्रैकेट को ओपन करेगा, फिर एक्सपोनेंशियल को ट्रीट करेगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेगा, और फिर उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेगा, और फिर आपको रिजल्ट देगा। लेकिन अगर आप अपना प्रेसिडेंस कंट्रोल करना चाहते हैं, जिसका कि एक तरीका है, जायज़ तरीका है, वो मैं आपको बताऊँगा अभी कुछ ही देर में, तो वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी आपको प्रेसिडेंस के बारे में पूरी नॉलेज होना ज़रूरी है, वरना आप जो है प्रॉब्लम्स करते जाएंगे, एरर्स आती चली जाएंगी, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि एरर्स आ रही हैं। क्यों? क्योंकि उसमें वो एक्सेल एरर्स नहीं है, वो आपकी जो है अपनी जनरेट की हुई एरर्स हैं। अगर एक्सेल की एरर्स हैं तो वो आपको हाईलाइट करके दे देगा, लेकिन एक्सेल जो है फॉर्मूलाज का जो प्रेसिडेंस है वो अपने ढंग से करेगा। अगर आपने इस प्रेसिडेंस को कंट्रोल करना है तो इस प्रेसिडेंस के थंब रूल्स आपको मालूम होने चाहिए, जिसका कि एक शॉर्टकट थंब रूल है ये, जिसमें कि कुछ चीज़ें हैं कुछ नहीं है। जो डिटेल्ड है वो ये है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस का। कैसा है देखिए, ये यहाँ पर सबसे पहले तो आप लेंगे पेरेंथेसिस, पेरेंथेसिस के बाद सारी चीज़ें शुरू होनी, क्योंकि हम लोग अक्सर जो फार्मूला बिल्ड करते हैं उसको ब्रैकेट के साथ स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आप देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में कुछ ऑपरेटर्स की बात करी थी। सबसे पहले वो रेफरेंस ऑपरेटर्स को ट्रीट करता है, जिसमें कि कॉलन है, स्पेस है, कॉमा है। फिर उसके बाद हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आते हैं, जिसमें कि नेगेशन सबसे पहले आता है, फिर परसेंटेज आता है, एक्सपोनेंट्स आता है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आता है, और फिर उसके बाद आता है हमारा टेक्स्ट ऑपरेटर, जिसको कि एम्परसेंट कहते हैं, और फिर फाइनली जो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स आता है। और इनका ये सीक्वेंस है 1 से लेके 11 तक। ये लिस्ट पूरी वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने ये लिस्ट जो है समझनी है, रटनी है, रटनी है, समझनी है, समझनी है, रटनी है। अब आप चाहे इसको समझें, चाहे आप इसको रटें, इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो आपने दोनों ही चीज़ें करनी है, आपने समझना भी है, आपने रटना भी है। अगर ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से आपके जहन में, आपके दिमाग में उतर चुकी हैं, तो फ्रेंड्स एक्सेल जो है बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, और आपको आपके डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स, वैलिड रिज़ल्ट्स आपको ला के देगा। वैसे एक छोटा सा मैंने जो अभी आपको यहाँ बताया था, आप वैसे इसको भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको ये दोनों ही स्लाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों ही स्लाइड्स आपको पूरी तरह से याद रखनी है। नाउ कमिंग बैक टू द स्टॉक एंड सेल स्टेटमेंट कंपोनेंट, जिसमें कि हम लोग बात कर रहे थे, उसमें मैं एक्रोनिम पेमदास में अगर यूज़ करूं तो कैसे यूज़ करूंगा। देखिए, मैंने यहाँ पर जो फार्मूला बिल्ड किया था अपने D4 सेल में, मैंने यहाँ पर मैंने ब्रैकेट लगाई, A4 माइनस B4 किया, उसके बाद मैंने मल्टीप्लिकेशन किया। क्योंकि मेरा जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है मुझे कंट्रोल करना है। मैंने कंट्रोल मेरा किससे होगा, पेरेंथेसिस से होगा, क्योंकि मेरा ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक मेरा 200 है, क्लोजिंग स्टॉक मेरा 100 है। उसमें से क्योंकि मेरे को तो टोटल यूनिट्स कितने सोल्ड हुए हैं उसको करना है ना, तो मैं पहले तो सब्ट्रैक्ट करूंगा कि टोटल क्वांटिटी कितनी बिकी है। मैंने A4 माइनस B4 किया पेरेंथेसिस के साथ, और उसके बाद उसको C4 यानी कि यूनिट प्राइस से मैंने मल्टीप्लाई किया, और मेरे को मेरा डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स मिल गया, दैट इज़ 1000 रुपीज़। इसका मतलब 1000 रुपीज़ की मेरी सेल हुई थी, माइनस 800 की सेल मेरी नहीं हुई थी, जो कि मेरे पास गलत आंसर आ रहा था।
सो नाउ वी कैन सी हेयर दैट वी कैन सी कि हमसे जो गलती हो रही है वो क्या हो रही है। वो गलती ये हो रही है कि हमने जो अपने पेरेंथेसिस को हम लोगों ने यूज़ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हम एक्सेल अपने ढंग से ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस को कंट्रोल कर रहा है। हम कह रहे हैं कि नहीं, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस हमारा अपना होना चाहिए। हमारा अपना क्यों होना चाहिए? उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। So as this example shows, a single formula can produce multiple answers, so depending upon the order in which you perform the calculations. And to control this problem, Excel evaluates a formula according to a predefined order of precedence. देखिए Excel आपके फॉर्मूला को अपना ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के हिसाब से कंट्रोल करता है, जो कि मैंने आपको एक रेड शीट में मैंने आपको दिखाया था। तो आप चाहे तो उस शीट को कंट्रोल कर सकते हैं। Now this order of precedence enables Excel to calculate a formula unambiguously by determining which part of the formula it calculates first, which part second and so on. उसमें मैंने आपको 1 से लेके 11 तक की सीक्वेंस एक्सेल की बताई थी कि एक्सेल की जो सीक्वेंस है वो ये रहती है। आपने उस एक्सेल उसी ढंग से उन चीज़ों को कैलकुलेट करके आपके सामने रिजल्ट देता है। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। हम कहीं जगह जो है हम लोग डिवीजन पहले चाहते हैं तो सब्ट्रैक्शन बाद में, कहीं पर हम लोग एडिशन पहले चाहते हैं मल्टीप्लिकेशन बाद में। तो हमें ये प्रेसिडेंस, अगर हमें ये प्रोटोकॉल अगर हमें अपने ढंग से चलाना है तो हमें उसके तरीके भी मालूम होने चाहिए। तो उसके लिए हम लोग कहते हैं कंट्रोलिंग द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। कंट्रोलिंग द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस कैसे होगा? उसके लिए हम लोग पेरेंथेसिस यूज़ करते हैं। सो समटाइम्स वी वांट टू ओवरराइड द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। फॉर एग्जांपल, सपोज वी वांट टू क्रिएट अ फॉर्मूला दैट कैलकुलेट्स द प्री टेक्स्ट कॉस्ट ऑफ एन आइटम। अब देखिए, फाइनेंस में पेरेंथेसिस की और प्रेसिडेंस को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर नहीं हो तो प्रोबेबली सारे आंसर्स गलत हो जाएं। देखिए मान लीजिए, सपोज इफ़ वी बॉट समथिंग फॉर ₹100 इंक्लूडिंग 14.50% सेल टैक्स एंड वी वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द आइटम माइनस द टैक्स। तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। मैं यूज़ करूँगा कि 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टैक्स रेट जितना भी है, तो वो मेरे को आंसर दे देगा 87.34, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। और मैंने इसको जैसे, तो मेरा इसमें फॉर्मूला क्या बना? प्री टैक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई 1 प्लस टैक्स रेट। मेरा जो फॉर्मूला बन रहा है वो ये बन रहा है। एक्सेल में मैंने लगाया इसको, टोटल कॉस्ट मेरी 100 रुपीज़ है, टैक्स रेट मेरा जो है 0.145 है। ये दोनों ही वेरिएबल कंपोनेंट्स हैं मेरे, जो कि मैंने यहाँ पर लिए हैं। अब इसको जैसे ही मैं एक्सेल शीट में डिस्प्ले करता हूँ, ये देखिए, ये यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा यहाँ पर B23 और B24। नाउ इन द एक्सेल शीट सेल B23 डिस्प्लेज द टोटल कॉस्ट वेरिएबल एंड सेल B24 डिस्प्लेज द टैक्स रेट वेरिएबल। ये देखिए, B23 सेल और B24 सेल मेरे जो हैं यहाँ पर मैंने फीड किए हुए हैं। Now given these parameters, our first instinct might be to use the formula B23 divided by 1 plus B24, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि मैं इसको यूज़ करूँगा फॉर्मूला को। प्री टैक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई 1 प्लस टैक्स रेट। अब मैंने इसको यहाँ पर यूज़ किया। देखिए, मैंने ये फार्मूला यहाँ पर बिल्ड किया। मैंने यहाँ पर ये फार्मूला आपको शो करने के लिए मैंने यहाँ पर एपोस्ट्रोफी लगाया है, ताकि आपको मालूम हो जाए कि मैंने कौन सा फार्मूला यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो उसके हिसाब से मेरा आंसर क्या आया? 100.15। बट इज़ दिस द राइट आंसर कि मेरा टोटल कॉस्ट आ रहा है 100 टैक्स इंक्लूड के साथ? तो मैंने जब ये लगाया कि भाई मेरी जो टोटल प्री टैक्स कॉस्ट आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए? वो तो कम आनी चाहिए ना इससे। वैसे ज़्यादा कैसे हो सकती है? 15 पैसे ज़्यादा कैसे हो सकती है? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। समथिंग इज़ रॉन्ग। ये तो हमारी कॉमन सेंस ही हमको बताएगी कि कहीं ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। वो प्रॉब्लम क्या है? लेट अस ट्राई टू एनालाइज दिस। नाउ दिस फॉर्मूला इज शोन इन टेक्स्ट D23 एंड द रिजल्ट इज गिवन इन सेल C23। एज वी कैन ऑब्जर्व दैट द आंसर इज इनकरेक्ट। वाई? This is what we have to understand. According to the rules of precedence, Excel performs division before addition. This means that the value in cell B23 first is divided by 1 and then is added to the cell B24. देखिए क्या कह रहा है ये कह रहा है कि जी आपने जो फॉर्मूला लगाया है उसने B23 को पहले तो 1 से डिवाइड कर दिया 100, उसके बाद आपका 14.5% उसने सीधा ऐड किया और आपके सामने आपका आंसर पेश कर दिया। 100 प्लस 14.5 ऑब्वियसली 100.15 आ गया। तो आंसर तो सही दे रहा है वो। एक्सेल की क्या गलती है इसमें? गलती तो हमारी है। सो टू गेट द करेक्ट आंसर वी मस्ट ओवरराइड द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस
So the addition 1 plus B24 is performed first. Let us do this first. So we do this by surrounding that part of the formula with parenthesis, जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया, B23 डिवाइडेड बाई 1 प्लस B24. यहाँ पर अब मैंने जो एक्सेल का ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है उसको मैंने कंट्रोल कर दिया पेरेंथेसिस लगा के. दिस इज़ हाउ वी कंट्रोल द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ एक्सेल. मैं अब उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्सेल को फोर्स कर रहा हूँ कि आप पहले ब्रैकेट का काम जो अंदर में है उसको पूरा कीजिए, उसके बाद आप बाकी काम कीजिएगा. तो ये मैंने कमांड यहाँ पर दी, मेरा आंसर आया 87.34. So this is how actually we do this. So in general, we can use parentheses to control the order that Excel uses to calculate the formulas. So terms inside parentheses are always calculated first. Please remember, terms inside parentheses are always calculated first, while terms outside parentheses are calculated sequentially according to the order of precedence. तो अगर आपने ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस कंट्रोल करना है, पेरेंथेसिस लगाइए, अपना काम कीजिए, आपको आपका आंसर, सही आंसर, डिज़ायर्ड आंसर, वैलिड आंसर आपको आपका मिल जाएगा. अनदर गुड यूज़ फॉर पेरेंथेसिस. पेरेंथेसिस का सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ और कहाँ हो सकता है? वेन एवर वी वॉन्ट टू रेज द नंबर टू अ पर्टिकुलर पावर. हमें स्क्वायर रूट निकालना है, हमें स्क्वायर करना है, क्यूब निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, उसके लिए पेरेंथेसिस के बगैर हम लोग कोई काम नहीं कर सकते. देखिए इसका जो जनरल फार्मूला है क्या है? नंबर रेज टू द पावर, ये जो कैरेट साइन है इट इज़ रेज टू द पावर 1/n. जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक्सेल में इसको यूज़ किया है. देखिए यहाँ पर मेरा एक नंबर है 9, पावर मेरी है यहाँ पर 2. रिजल्ट मेरा क्या है? क्योंकि मैंने फार्मूला क्या यूज़ किया है? A26 कैरेट 1 डिवाइडेड बाई 26, यानी कि मैं कह रहा हूँ 9. A26 इज़ 9 रेज टू द पावर 1/B26. B26 इज़ व्हाट? 2, 1/2, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि 9 का स्क्वायर रूट आएगा, आंसर 3. इसी तरीके से 27 का क्यूब रूट कितना आएगा? आंसर 3. तो यहाँ पर जो है मैं सारा काम पेरेंथेसिस के थ्रू ही कर रहा हूँ. सो पेरेंथेसिस जो है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो द कंट्रोलिंग द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस नॉर्मली अगेन विच वी आर डिस्कसिंग पेरेंथेसिस कहाँ कहाँ पर और कैसे कैसे यूज़ हो सकता है अलग अलग तरीके से, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. दिस इज़ हाउ वी आर ट्राइंग टू लर्न ऑल्सो दैट हाउ वी कैन कंट्रोल द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस. So to gain even more control over our formulas, we can place parentheses inside one another, which we call it as nesting parentheses. So Excel always evaluates the innermost set of parentheses first, जो कि मैंने आपसे कहा था कि आपने parentheses लगा दिया है तो सबसे पहले वो उसको कंट्रोल करेगा और फिर parentheses के बाहर जो हैं उनको कंट्रोल करेगा sequentially but in the order of precedence. जैसे मान लीजिए मैंने ये कुछ इलस्ट्रेशंस यहाँ पर लिए हैं, इनको मैं आपको एक्सेल में करके दिखाता हूँ, वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा. देखिए ये मैंने यहाँ पर एक अपना फार्मूला बिल्ड किया है और इसका रिज़ल्ट मेरा आ रहा है यहाँ पर 49. अब इसके लिए मैं क्या करूँगा? देखिए मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद मैंने यहाँ पर इसको जो है इस पर्टिकुलर इसके ऊपर मैंने क्लिक किया. इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मैं जाऊंगा यहाँ पर इवेल्यूएट फार्मूला. अब देखिए इसने मेरा फार्मूला मेरे को यहाँ दिखा दिया. ये थोड़ा सा यहाँ कट रहा है, आप इसको यहाँ से आप इसको देख लीजिएगा. 3 कैरेट 15/5 इंटू 2 - 5, ये मेरा फार्मूला है. अब इसके बाद मैंने कहा इवेल्यूएट, अगला स्टेप लेके आया. अब ये कह रहा है 3 कैरेट 3 इंटू 3, फिर ब्रैकेट है यहाँ पर पेरेंथेसिस में इंटू 2 - 5. अब ये यहाँ पर इसका ये एक स्टेप आया. इसके बाद आया 3 कैरेट 3 इंटू 2 - 5, 3 कैरेट 3 इंटू 2 - 5, इसने क्योंकि पेरेंथेसिस ओपन कर दिया. इसके बाद इसने अगला स्टेप लिया, इसको मल्टीप्लिकेशन किया. 3 कैरेट 3, इसको यहाँ से इसने लिया, स्क्वायर कर दिया इसने इसका स्क्वायर करने के बाद रिजल्ट कितना आया? स्क्वायर नहीं, सॉरी, क्यूब. 3 क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज़ 27 इंटू 2 - 5. अब ये यहाँ पर हुआ, इसको मैं जब आगे इवेल्यूएट करूँगा तो कहेगा 27. अब इसने मल्टीप्लिकेशन किया 27 इंटू 2. फिर उसके बाद इसने, अब देखिए यहाँ पर इसको 54 - 5 इसको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहा है, तो आंसर इसने मेरे को दिया यहाँ पर 49. दिस इज़ हाउ वी डू दिस. दूसरा वाला भी देख लीजिए, हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं. इवेल्यूएट फार्मूला, देखिए 3 कैरेट, अब यहाँ पर डबल पेरेंथेसिस है. क्योंकि यहाँ पर मैंने फार्मूला में ऑलरेडी बिल्ड किया हुआ है कि मेरे को पहले 15/5 करना है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन. देखिए
देखिए यहाँ पर मैंने किया, इसको यहाँ से लिया, इसने 15 डिवाइडेड बाई 3 किया, तो 3 कैरेट, उसके बाद इसने यहाँ पर अभी भी पेरेंथेसिस है और पेरेंथेसिस के अंदर एक और पेरेंथेसिस है, नेस्टेड है। अब ये आगे कैसे परफॉर्म करेगा, देखिए इसको मैंने यहाँ पर इवेल्यूएट किया। अब इसने क्या किया, ब्रैकेट ओपन कर दी, 3 इंटू 2 माइनस 5, 3 इंटू 2 माइनस 5 कितना होगा, 3 इंटू 2 माइनस 5 इज़ हाउ मच, 3 इंटू 2 माइनस 5 इज़ 6 माइनस 5। अब ये इसने 6 माइनस 5 कितना 1, 3 इंटू 1 कितना स्क्वायर, अगर मैं 3 रेज़ टू द पावर 1 करूँगा तो कितना आएगा, आंसर मेरा 3 आएगा। तो आंसर मेरा 3 आ गया। दिस इज़ हाउ वी गेट द फाइनल आंसर 3। इसी तरीके से अगर 27 का मैं करूँ, इवेल्यूएट फार्मूला, लेट अस गो टू दिस। यहाँ पर भी आप देखिए ये यहाँ पर आ रहा है 3 कैरेट 15, फिर उसके बाद डिवाइडेड बाई, फिर उसके बाद पेरेंथेसिस 5 इंटू 2 माइनस 5, फिर उसके बाद 3 पेरेंथेसिस और। अब इनको हम देखिए, इनका पहला स्टेप देखते हैं। अब पहला स्टेप इसने पेरेंथेसिस के अंदर का कर रहा है, देखिए 10 माइनस 5, अभी भी पेरेंथेसिस के अंदर का ही काम करेगा ये, 5, 3 कैरेट, उसके बाद 15 पेरेंथेसिस में। अब यहाँ पर क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा, ये देखिए 15 डिवाइडेड बाई 5, 15 डिवाइडेड बाई 5 इज़ हाउ मच, 3। अभी भी पेरेंथेसिस में, अब ये पेरेंथेसिस को ओपन करेगा, 3 कैरेट 3, 3 कैरेट 3 मीन्स 3 रेज़ टू द पावर 3 मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3, अगेन द आंसर इज़ 27। आंसर इसने आपको 27 दिया और ये हमें यहाँ पर मिल गया। दिस इज़ हाउ वी नॉर्मली गेट दिस आंसर। तो ये जो चीज़ें हैं तो ये जो चीज़ें हैं फ्रेंड्स, मैंने आपको हम लोग पेरेंथेसिस से कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है, किया अपने पेरेंथेसिस और कैसे मैंने अपने फार्मूलाज यहाँ पर मैंने जो हैं स्टेप्स मैंने आपको लिख के दिखाए हैं, ताकि आपको आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैंने सारा किया है यहाँ पर, ताकि आपको मालूम हो सके कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या होता है। सो नोटिस दैट द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंस रूल्स होल्ड्स विद इन द पेरेंथेसिस। फॉर एग्जाम्पल इन द एक्सप्रेशन 5 इंटू 2 माइनस 5, ये देखिए जैसे मैं आपको बता रहा था वहाँ पर कि पहले क्या है 5 इंटू 2 माइनस 5, तो पेरेंथेसिस के अंदर का जो सारा मैथमेटिक्स है पहले वो होगा। सो नोटिस दैट द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस रूल्स ऑल्सो होल्ड्स विद इन द पेरेंथेसिस। फॉर एग्जाम्पल इन द एक्सप्रेशन 5 इंटू 2 माइनस 5, द टर्म 5 इंटू 2 is calculated before 5 is subtracted. So using parentheses to determine the order of calculations enables us to gain full control over our Excel formulas. तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पेरेंथेसिस का पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए कि आपको कौन सी ब्रैकेट कब, कहाँ और कैसे लगानी है, तभी आप ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस को कंट्रोल कर सकेंगे और डिज़ायर्ड रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। ये अगेन मैं यहाँ पर आपके सामने मैं स्लाइड रख रहा हूँ ताकि आप इसको बहुत अच्छी तरह से देखें और याद करें और अपने दिमाग में पूरा अच्छी तरीके से उसको उतार लें जब भी आप एक्सेल के ऊपर काम कर रहे हैं। तो नाउ लेट अस ट्राई टू डू सम एक्शंस ऑल्सो। अभी तक तो मैंने इसका जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको थोड़ी सी थ्योरी बताई थी, अब कुछ मैं इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस में आपको करके दिखाता हूँ तो थोड़ा सा और आपकी क्लैरिटी इंक्रीज होएगी। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, कुछ मैंने मैथमेटिकल ऑपरेटर्स लिए हैं और फिर उसके बाद मैं उनका ऑपरेशंस करूँगा। कुछ डाटा मैंने यहाँ पर लिया है और उसके ऊपर मैं जो है आपको कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कोलन। कोलन क्या है, कोलन जो है जो छोटे छोटे 2 डॉट्स होते हैं ना, उनको हम कहते हैं कोलन। इससे पहले कि मैं इसके ऊपर आऊँ, मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, अगर आपको क्योंकि अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इवेल्यूएट फार्मूला, ताकि मैं प्रेसिडेंस कैसे कंट्रोल होता है वो मैं आपको बता सकूं। तो उसके लिए अगर आपने इवेल्यूएट डायलॉग बॉक्स के ऊपर जाना है तो उसका एक शॉर्टकट भी है, जो कि मैं हर एक को यही रिक्वेस्ट करता हूं कि अब माउस के बजाय आप एक्सेल की कीज़ को यूज़ कीजिए। तो 3 कीज़ आपने ध्यान में रखनी है इवेल्यूएट डायलॉग बॉक्स पहुंचने के लिए। पहली की आप दबाइए ऑल्ट आप जैसे ही दबाएंगे आपके सामने ये सारा देखिए आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इसके बाद आप अगली की दबाइए एम। आपने जैसे ही एम दबाया आप फार्मूला के रिबन बार के ऊपर आए। उसके बाद दबाइए आप वी क्यों आपने दबाना है, क्योंकि इवेल्यूएट फार्मूला का जो शॉर्टकट है वो वी है। आपने जैसे ही वी दबाया आपको इवेल्यूएट फार्मूला डायलॉग बॉक्स यहाँ पर मिल गया। तो ऑल्ट एम वी आपने ध्यान में रखना है। वैसे इसका एक और शॉर्टकट भी है ऑल्ट TUF, ऑल्ट टफ। वैसे ऑल्ट एम वी ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग, तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ऑल्ट एम वी ही आप यूज़ कीजिए, ताकि आपको ये सारे शॉर्टकट्स हैं यहाँ पर ये एक्सेल के, तो ये आप यहाँ पर यूज़ करके अपने आप को बहुत एफिशिएंट बना सकते हैं। तो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर
ये ऑपरेटर्स के थ्रू हम लोग ऑपरेशन यूज़ करते हैं। तो कॉलन में आपको बता रहा था कि ये हमारा होता है कॉलन। कॉलन का काम होता है कि एक पर्टिकुलर रेंज को कंबाइन करना। ये जो आपने आपके सेल्स हैं ये एक साथ F3 से F6 तक के टोटल सेल आपके पास आ गए हैं। मान लीजिए आपने सम फंक्शन यूज़ करना है, तो आपने सम फंक्शन यहाँ पर यूज़ किया, और सम फंक्शन यूज़ करने के बाद आप जैसे ही एंटर करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो मैं पहला जो है अपना ऑपरेटर कॉलन है, मैं उसको यूज़ करके आपको दिखा रहा हूँ। 2975 मेरे पास यहाँ पर आंसर आया। अब ये आंसर सही है या गलत है, इसको हम लोग इवेल्यूएट भी करना चाहेंगे, देखना भी चाहेंगे कि एक्सेल ने एक्चुअल में कैसे काम किया है। फ्रेंड्स, सिर्फ एक कॉलन जब आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपका इवेल्यूएट फार्मूला डायलॉग बॉक्स काम नहीं करेगा। उसके लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक आपको और बताऊँगा। उसके लिए यहाँ पर आप जाएंगे, देखिए यहाँ पर आपको ये F3 से F6 और उसके बाद आपका आंसर। अब इसमें रेंज पूरी सेलेक्ट हुई है, कौन से नंबर सेलेक्ट हुए हैं, क्या है, ये चीज़ आपको एक्सेल नहीं बताएगा। आपको सिर्फ इन्हीं चीज़ों के बारे में जानकारी देगा कि ये देखिए जी, ये आपने किया था सम F3 से F6, वो मैंने कर दिया और मैंने आपको आंसर यहाँ पर दे दिया। इसमें मैं आपसे सजेस्ट करूँगा फ्रेंड्स कि आप यहाँ पर F3 से F6 जहाँ आपने सेलेक्ट किया है, इसके ऊपर आप F2 की दबाइए। F2 की आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपका फॉर्मूला एडिट मोड में आ जाएगा। एडिट मोड में जब कैसे आएगा, आपको ये देखिए एक्सेल में यहाँ पर दिखाई दे जाएगा कि आपका फॉर्मूला अब एडिट मोड में है। अब आप इस नंबर 1 के ऊपर, जो कि ये हाईलाइट हो रहा है ना ब्लू कलर में, अब इसके ऊपर आप इसको क्लिक कीजिए। अब इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे डार्क कलर में हो जाएगा। ये कहेगा कि भाई ये जो है आपकी रेंज यहाँ से यहाँ तक की है। इसके बाद आप क्या कीजिए, आप F9 की को हिट कीजिए। F9 की आप जैसे ही हिट करेंगे आपको आपकी पूरी रेंज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये नंबर्स देखिए 700, 725, 750, 800, पूरी रेंज आपकी यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी और आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपने किन नंबर्स के ऊपर ये ऑपरेशन किया है। ये फैसिलिटी एक्सेल के इवैल्यूएट डायलॉग बॉक्स में नहीं है। तो इसीलिए जब आपको ख़ास तौर से जहां आपको एग्रीगेट आप ले रहे हैं, आप एक सिंगल आंसर ले रहे हैं, तो वहां इवैल्यूएट डायलॉग बॉक्स, जहां कि आपका फॉर्मूला बिल्ड नहीं हुआ है, जहां कि एक फंक्शन यूज़ किया है आपने, अगर आपने सिर्फ एक फंक्शन को इवैल्यूएट करना है तो वहां F2 की यूज़ करके एडिट मोड पे जाइए। उसके बाद उसके जो आर्ग्यूमेंट, उस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट के ऊपर ले जाके आप क्लिक कीजिए। आर्ग्यूमेंट से आपको पूरी जो रेंज है जो आपने सेलेक्ट की है वो आपको मिल जाएगी। ये सिर्फ आप तभी यूज़ कर सकते हैं जब आप एक सिंगल आंसर, एग्रीगेट आंसर को आप इवैल्यूएट करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर्मूला है तो उसके लिए इवैल्यूएट फॉर्मूला डायलॉग बॉक्स है, आप उसको यूज़ कीजिएगा। सो दिस इज़ व्हाट एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू डिस्कस हेयर। अब यहाँ से जब आपने वापस आना है तो आपको Ctrl+Z की यूज़ करनी है, वरना ये जो है आपको बहुत परेशान करेगा। Ctrl+Z की के अलावा ये और कोई की जो है या और कोई कमांड नहीं मानेगा। तो इसीलिए आप Ctrl+Z कीजिए और वापस अपने ओरिजिनल स्टेटस के ऊपर आ जाइए। चलिए, अब अगला जो ऑपरेटर है इंटरसेक्शन है। लेट अस ट्राई टू यूज़ दिस। इंटरसेक्शन हालांकि बहुत रेयरली यूज़ होता है। इंटरसेक्शन जो है नॉर्मली हम लोग कोई मिड वैल्यू, किसी भी दो सीरीज़ की हम लोग मिड वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर की है, मैंने इक्वल टू लिया, पेरेंथेसिस लगाया, G3 से G6 मैंने पहले ये रेंज सेलेक्ट करी। फिर उसके बाद मैंने F4 से H4 मैंने ये वाली रेंज मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करी। F4 से H4 की मैंने रेंज यहाँ पर सेलेक्ट करी और मेरे को मेरा आंसर मिल गया 825 इंटरसेक्शन। अब अगर इंटरसेक्शन हो ही नहीं तो क्या करेंगे आप, चलिए वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर हम लोग इवैल्यूएट फार्मूला डायलॉग बॉक्स यूज़ करें। चलिए यूज़ करके देखते हैं, लेट अस सी दिस। मैंने यहाँ पर एक्सेल का इवैल्यूएट फार्मूला डायलॉग बॉक्स ओपन किया। उसने मेरे को यहाँ पर ये मेरा जो इंटरसेक्शन का ऑपरेशन है उसने यहाँ पर दिखाया और उसने बताया कि भाई आपका आंसर 825 है। सिंपल है, रख दिया उसने यहाँ पर। अब देखिए मैं यहाँ पर दो रेंज यूज़ की हैं मैंने, F3 से F6 और उसके बाद दूसरी रेंज की है मैंने H3 से H6। अब इन दोनों में तो कोई इंटरसेक्शन है ही नहीं, तो आंसर मेरा क्या आना चाहिए, नल एरर आ जाएगा, जो कि मैंने अपने एक वीडियो में डिस्कस करके आपको बताया था कि जब उनमें आपस में कोई इंटरसेक्शन ही नहीं है, जब कोई कॉमन वैल्यू ही नहीं है तो एरर तो आनी ही है। तो कह रहा है कि भाई नल एंड वॉइड मीन्स कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। चलिए, अब अगला हम लोग ऑपरेटर यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉमा।
कॉमा जो है यूनियन ऑपरेटर है, दो चीज़ों को, तीन चीज़ों को, चार चीज़ों को या मल्टीपल चीज़ों को जोड़ने का काम करता है, ये इसका काम है। मान लीजिए मैंने सम फंक्शन यूज़ किया, मैं यहाँ चाहूँ तो एवरेज भी यूज़ कर सकता हूँ, मैक्स भी यूज़ कर सकता हूँ, मिन भी यूज़ कर सकता हूँ, काउंट, देयर आर मैनी अदर फंक्शंस ऑल्सो विच वी कैन यूज़ फॉर विद कॉमा। तो मैंने यहाँ पर अभी मैंने सम यूज़ किया, F3 से F6 मैंने इसको यूज़ किया, कॉमा लगाया, H3 से H6 किया, उसके बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज़ किया और मेरे को दो रेंज का मेरे को आंसर मिल गया। अब इसमें फ्रेंड्स आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि जब भी आपको एग्रीगेट चाहिए, आपको एक सिंगल आंसर चाहिए आपको, तो आप कॉमा ऑपरेटर यूज़ कीजिए। आप चाहे आपके मल्टीपल रेंज हों, 2 3 4 5 6 जितनी भी हों, आप उसके लिए आप यूनियन ऑपरेटर यानी कॉमा को यूज़ कीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे हमें इस केस में मिल गया आंसर 6750, क्योंकि हमने कॉमा यानी कि यूनियन ऑपरेटर यूज़ किया था। नाउ लेट अस यूज़ अनदर निगेशन। निगेशन का मतलब होता है नेगेटिव, ऑपोजिट ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर, स्पेशली इंटीजर के केस में तो हम यही मानेंगे। अब मान लीजिए मैं ये एक मेरा इंटीजर है -2 √ 2। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए? हो सकता है आप ये कहें कि शायद 4 आना चाहिए, हो सकता है मैं कहूँ कि नहीं -4 आना चाहिए। तो ये एक्चुअल में आंसर क्या आएगा? सपोज इफ आई यूज़ दिस -2, देन व्हाट शुड बी द एक्चुअल आंसर, एंड देन बाय यूजिंग दिस कैरेट साइन ऑल्सो, so I get the answer as 4. Why? Let us use this evaluate formula. हम evaluate formula से कहते हैं भाई आपने कैसे कैलकुलेट किया? उसने कहा जी मैंने -2 √ 2, अब ये इटैलिक साइन एक साथ शो कर रहा है ये, अब इसका मतलब क्या है, इसने -2 √ 2, अब ये देखिए ये क्या करेगा, आंसर आपको देगा 4। क्यों देगा? क्योंकि इसने क्या किया, 2 raised to the power 2 है, मीन्स -2 × -2 इसने किया है, इसीलिए आंसर जो है -2 × -2 +4 ही आएगा, और वो इसने आपको यहाँ पर ला के दे दिया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको निगेशन साइन यूज़ करना है और आपको आपका आंसर जो है नेगेटिव चाहिए, तो आप जो है पेरेंथेसिस का यूज़ करेंगे। दिस इज़ हाउ वी कंट्रोल द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। तो माइनस मैंने बाहर रखा, पेरेंथेसिस लगाया, 2 √ 2 मैंने लिया, 2 × 2 4 हुआ, या 2 का स्क्वायर 4 हुआ, तो और उसके बाद माइनस साइन बाहर है, तो उसने माइनस साइन मेरे को यहाँ दे दिया। मेरा नेगेशन में आंसर जो है ये है। नाउ लेट अस यूज़, अब इसमें देखिए, अब इसको देखते हैं हम, इसने यहाँ कैसे यूज़ किया, -2 √ 2, इसने पहले मल्टीप्लाई उसका स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर करने के बाद जो है उसने -4 आपको आपका रिजल्ट लाके यहाँ पर दे दिया। दिस इज़ हाउ दिस हैज़ वर्कड। अब नाउ लेट अस यूज़ दिस परसेंटेज। परसेंटेज जो है ये भी बहुत कमाल का ऑपरेटर है। देखिए मैंने एक छोटा सा एक्सप्रेशन यहाँ पर लिया कि 100 × 5%, मेरा आंसर कितना आना चाहिए, 5% आया। कैसे आया? लेट अस गो टू द इवैल्यूएट डायलॉग बॉक्स। उससे कहते हैं कि भाई आप बताइए आपने कैसे किया। तो मैंने इवैल्यूएट डायलॉग बॉक्स ओपन किया, इवैल्यूएट डायलॉग बॉक्स में उसने कहा जी 100 × 5%। अब देखिए ये अंडरलाइन कर रहा है 5% को, इट मीन्स ये पहले काम करेगा 5% के ऊपर। 5% को इसने कन्वर्ट किया 0.05, ठीक है। अब इसने इसके बाद क्या किया, अब ये इन दोनों को अंडरलाइन कर रहा है कि मीन्स अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। 100 × 0.05, 100 × 0.05, ऑब्वियसली फिर इसने आंसर आपका 5% आना ही था, आपका आंसर 5% यहाँ पर आ गया। दिस इज़ हाउ दिस हैज़ वर्कड। नाउ लेट अस एनालाइज MDAS ऑपरेटिंग प्रोसीजर कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इसके लिए मैंने मान लीजिए ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज़ किया, 10 × 2 + 10 / 2 -1। अब इसका आंसर कितना आना चाहिए? इसका आंसर हमारे पास आया 24। क्यों आया 24? लेट अस यूज़ दिस इवैल्यूएट फार्मूला कि अब मैं यहाँ पर जो एक्सेल का प्रेसिडेंस है, मैं आपको सिर्फ वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्सेल जो है कैसे कर रहा है। हमने इसमें अभी और कुछ नहीं किया है, मैं सिर्फ एक्सेल के तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इन सब को अगर आपने चेक करना है, कंट्रोल करना है, इनका प्रोटोकॉल तोड़ना है, तो आपको पेरेंथेसिस यूज़ करनी पड़ेगी। और ये जो है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस कैसे करता है वो मैं आपको इवैल्यूएट फार्मूला डायलॉग बॉक्स से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 24 आया, तो मैंने यहाँ पर इवैल्यूएट फार्मूला डायलॉग बॉक्स पे अब देखिए इसने, मैंने आपको एक जो रेड स्लाइड है उसमें दिखाया था कि पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, उसने यहाँ पर पहले मल्टीप्लिकेशन किया 10 × 2। 10 × 2 मीन्स 20 होगा,
20। देखिए यहाँ पर आंसर आ गया। अब इसके बाद ये किसके ऊपर काम करने जा रहा है, अंडरलाइंड एक्सप्रेशन के ऊपर। अंडरलाइंड एक्सप्रेशन मेरा कौन सा है, 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 10 को ये 2 से डिवाइड करेगा तो कितना आएगा आंसर 5। उसके बाद क्या होगा, एडिशन होगा 20 + 5 का। देखिए माइनस साइन को इसने अलग किया हुआ है अभी। अब ये करेगा 20 + 5 25, 25 में से अब ये जो है -1 सब्ट्रैक्ट करेगा और इसीलिए आपको आपका आंसर देगा 24। ये आपका आंसर आ गया 24। तो एक्सेल जो है लेफ़्ट टू राइट का जो आप अपना प्रेसिडेंस से फॉलो करता है और इस ढंग से करता है। नाउ लेट इज यूज दिस एम्परसेंड ऑल्सो। एम्परसेंड मीन्स एंड, जहाँ एंड का साइन होता है। अब इसके लिए मैंने ये वाला एग्जांपल लिया है। मान लीजिए ये मेरा एक प्रोजेक्ट है। अब प्रोजेक्ट का मैं एग्जांपल यहाँ पर ले रहा हूँ, तो मैंने इसमें स्टार्ट डेट्स और एंड डेट्स लेनी है और मैंने देखना है कि मेरा प्रोजेक्ट जो है कितने दिन, स्टार्ट डेट ये है, एंड डेट ये, मैक्सिमम डेज अलाउड ये है। तो मेरा प्रोजेक्ट जो है कितने दिन यहाँ पर चलेगा, मेरे को उसी हिसाब से यहाँ कैलकुलेट करना है। और मेरे को यहाँ पर, मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं उसको लिखूँ भी। तो मैंने इसको क्या किया, मैंने यहाँ पर अपना ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज़ किया कि सिंपल है कि मैं स्टार्ट डेट और एंड डेट से मैंने G11 से -F11 +1 भी मैंने किया। +1 मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं नॉर्मली क्या है, जब हम इस टाइप से सब्ट्रैक्शन करते हैं तो एक्सेल जो है फर्स्ट डे को छोड़ देता है। तो मैंने यहाँ पर +1 इसीलिए किया कि बिकॉज आई वॉन्ट द फर्स्ट डे ऑल्सो शुड बी इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट। तो मैंने G11 -F11 +1 कर दिया, तो मेरे पास आंसर आया 10 डेज़। 10 डेज़ का आया। अब ये तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, लेकिन मेरे को अगर कहीं टेक्स्ट अपना शो करना है कि माई प्रोजेक्ट लास्टेड फॉर हाउ मेनी डेज, तो मैं तो उसको लिखूंगा। अब 10 से किसी को क्या पता लगेगा कि भाई 10 का मतलब क्या है। तो मैंने इसमें यहाँ टेक्स्ट एंटर करना है। सिंस दिस इज अ प्रोजेक्ट, हेंस आई वांट टू गिव अ लेबल, अ टेक्स्ट, सो आई एंटर हेयर विद दिस इन्वर्टेड कॉमास। तो मैंने अपना यहाँ पर लिखा इक्वल टू द प्रोजेक्ट लास्टेड। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक जान के एरर भी की है ताकि मैं आपको ये बता सकूँ कि एक्सेल में अगर आपने स्पेल चेक करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर भी आऊँगा। तो मैंने इसीलिए यहाँ पर लास्टेड में डबल डी लगा दिया। अब देखिए मैंने यहाँ लिखा है इन्वर्टेड कॉमर्स में द प्रोजेक्ट लास्टेड G11 -F11 +1 डेज। ठीक है, मैंने यही फॉर्मूला लगाया था ना यहाँ पर। लेकिन जैसे ही मैंने इसके आगे एम्परसेंट साइन लगाया, ये एकदम से इसका कलर चेंज हो गया। देखिए यहाँ पर अभी तक पूरा ब्लैक में था, कहीं कोई चेंज नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने एम्परसेंट साइन लगाया कलर्स चेंज हो गए। इट मीन्स अब मेरा फॉर्मूला यहाँ पर काम कर रहा है। कल को अगर मेरी डेट्स यहाँ चेंज हो जाती हैं तो मेरा लेवल इंटैक्ट रहेगा, डेज जो है न्यूमेरिकली ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, और मैं चाहता भी यही हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसको ऐसे लिखा, एंटर किया। एंटर करने के बाद जो है, अब देखिए यहाँ स्पेल चेक की भी मैं बात कर रहा था ना आपसे। अब क्योंकि स्पेल चेक हम करेंगे तो स्पेल चेक के लिए आप इसमें एक्सेल में F7 की यूज़ कर सकते हैं। F7 की आप जैसे ही प्रेस करेंगे आपको ये स्पेल चेक का डायलॉग बॉक्स यहाँ पर दिखाई देगा। ये कहेगा कि बताइए कौन से स्पेलिंग आपने चेक करने हैं। वो करेक्शन आप यहाँ पर कर दीजिए और उसके बाद वापस अपने लेवल के ऊपर आ जाइए। तो दिस द प्रोजेक्ट लास्टेड 10 डेज मेरा यहाँ पर आ गया है। अब लेट अस नाउ ट्राई टू इवेल्यूएट दिस ऑल्सो थ्रू इवेल्यूएट फार्मूला डायलॉग्स कि ये आया कैसे, क्या इसने प्रेसिडेंस यूज़ किया यहाँ पर। देखिए इसने यहाँ पर प्रेसिडेंस यूज़ किया ऐसे, द प्रोजेक्ट लास्टेड। अब ये कह रहा है, देखिए ये आपका पहले सबसे पहले लिया इसने G11 क्या है आपका 11th मई। फ्रेंड्स एक्सेल में जो डेट्स हैं वो नंबर के फॉर्म में स्टोर्ड रहती हैं और 31 दिसंबर 1899 से एक्सेल का कैलेंडर चालू होता है। ये मैं डेट और टाइम फंक्शन में आपको बता चुका हूँ, आप उनको रेफ़र कर लीजिएगा। G11 अब इसने यहाँ पर किया जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए G11 में जैसे ही हम लोग यहाँ पर गए तो इसने ये नंबर एक यहाँ लेके आया। अब इसके बाद यहाँ F11 के ऊपर काम कर रहा है। F11 को इसने नंबर में कन्वर्ट किया। अब इसने क्या, इन दोनों नंबर्स को 42510, अब इन दोनों नंबर्स को इसने यहाँ पर कैलकुलेट करना है, यानी कि सब्ट्रैक्शन करना है। इसने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन किया, नंबर इसने इसमें से सब्ट्रैक्शन किया, 9 आया, 9 प्लस, अब ये 9 + 1 को ऐड कर रहा है आपस में, इसने 10 कर दिया। अब देखिए यहाँ भी एम्परसेंट है, यहाँ भी एम्परसेंट है। अब ये एम्परसेंट्स के ऊपर काम करने की कोशिश करेगा। अब इसने पहला एम्परसेंट यहाँ पर हटाया, अब ये यहाँ पर अभी भी एम्परसेंट जो इन्वर्टेड कॉमर्स में है, इसने यहाँ पर इसको भी हटा दिया और इसने अब ये स्टेटमेंट अपना दिया यहाँ पर, द प्रोजेक्ट लास्टेड 10 डेज। ये मेरा लेवल बन के यहाँ पर आ गया फॉर्मूला के फॉर्म में। जैसे ही मेरी यहाँ पर डेट्स चेंज होंगी, मेरे नंबर ऑफ़ डेज़ भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। सो दिस इज़ हाउ वी कैन यूज़ दिस इवैल्यूएट फार्मूला डायलॉग बॉक्स इवन इन द
टेक्स्ट ऑल्सो, जहाँ टेक्स्ट स्ट्रिंग हम लोग यूज़ कर रहे हैं वहाँ भी हम यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू यूज़ दिस कंपैरेटिव ऑपरेटर। अब कंपैरेटिव ऑपरेटर्स जो हैं मेरे कौन कौन से हैं मैं आपको बता ही चुका हूँ, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सारे मेरे कंपैरेटिव ऑपरेटर्स हैं। तो मैं यहाँ पर अब इसको यूज़ कर रहा हूँ। सिंस मैक्सिमम डेज़ अलाउड हेयर इज़ 10, जो मैक्सिमम डेज़ की मेरे को यहाँ पर ग्रांट मिली है, 10 दिन से ऊपर मेरा प्रोजेक्ट नहीं जाना चाहिए। तो मेरा फार्मूला यहाँ पर क्या बनेगा, मेरा फार्मूला यहाँ पर बना दैट इज़ H11, नंबर ऑफ डेज़ मैंने यहाँ फिक्स किए हुए, H11 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू G11 माइनस F11। मैंने ये फार्मूला यहाँ पर बिल्ड किया। अब देखिए इसने फार्मूला में आंसर दिया मेरे को ट्रू। ट्रू कैसे दिया, लेट अस गो टू दी इवैल्यूएट डायलॉग बॉक्स। इवैल्यूएट डायलॉग बॉक्स के ऊपर गए, ये देखिए इसने सबसे पहले H11 को लिया। H11 में 10 दिन बोल रहा है, तो इसने यहाँ पर नंबर ऑफ डेज़ किए 10। अब ये कह रहा है 10 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू G11 माइनस F11। अब जब इसने G11 को हाईलाइट किया, ये अंडरलाइन किया हुआ है ना, तो इसमें ये नंबर ऑफ डेज़ ले आएगा यहाँ पर 4250। अब इसमें से माइनस करेगा 42501, तो 10 इज़ नाउ ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस सब्ट्रैक्शन हुआ तो ये 9 आया। अब 10 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, बताइए क्या होना चाहिए आंसर। ऑफ कोर्स आंसर इज ट्रू, 10 इज ग्रेटर देन 9 and it is not equal to 9, hence the answer is true. This is what actually we get the final answer. So आप चाहें तो फ्रेंड्स कैसे भी अपना ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस आप कंट्रोल कर सकते हैं पेरेंथेसिस के थ्रू। मैं एक बार फिर ये स्लाइड आपके सामने लेके आया हूँ ताकि आप इस स्लाइड को बहुत अच्छी तरीके से याद करें, और उसके बाद क्योंकि एक्सेल इसी ढंग से काम करेगा, एक्सेल जो है इसी ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के हिसाब से काम करेगा। आपको सिर्फ पेरेंथेसिस कहाँ पर और कैसे लगानी है ये फैसला आपको करना है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा वीडियो कंट्रोलिंग ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, जो कि एक्सेल के उसमें था। फ्रेंड्स एक्सेल लर्निंग कम्युनिटी मैं आपसे पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि ये आपकी अपनी कम्युनिटी है। अगर आपको मेरे बनाए हुए वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उन्हें ज़रूर लाइक कीजिए। मैं अपने बनाए हुए वीडियोस जो हैं यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, इनकी थ्रेड्स एक्सटेंशन, ट्विटर पे इनकी थ्रेड्स और एक्सटेंशन भी पोस्ट कर रहा हूँ। अगर आपको मेरे बनाए हुए वीडियोस पसंद आते हैं फ्रेंड्स, उनको ज़रूर लाइक कीजिए, उनके ऊपर ज़रूर कमेंट्स दीजिए। अगर आपको अपने कस्टमाइज वीडियोज़ चाहिए तो फ्रेंड्स वहीं पर ही यूट्यूब के ऊपर अपना ईमेल एड्रेस लिखिए, अपने रिमार्क्स लिखिए, आपको कौन सा वीडियो चाहिए या आपकी कोई प्रॉब्लम है, क्वेरी है, प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मैं आपको आपकी क्वेरीज सॉल्व करके वीडियो के फॉर्म में आपको मैं ला के दूँगा। तो एक्सेल लर्निंग कम्युनिटी फ्रेंड्स आपकी अपनी है और ये वीडियोस मैं आप ही के लिए तैयार कर रहा हूँ। आपकी फ़ीडबैक का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। आपके सजेशंस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप अपने सजेशंस मेरे को लिखिए, मेल कीजिए, लेकिन आप अपने फीडबैक मेरे को ज़रूर दीजिए। सो फ्रेंड्स अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, गुड विशेज़, बाय।